आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, वो देखिए वो क्या कहता है। हल आप लोग को पता है, CL हल, CL हल का नाम आप लोगों ने सुना है, सब लोग कमेंट में बताएंगे। डैश के माध्यम से व्यवहार और अधिगम की व्याख्या की है। किसके माध्यम से व्यवहार और अधिगम की व्याख्या की है, आप सभी लोगों को बताना है। अगर आप लोग को पता होगा तो उन्होंने ड्राइव रिडक्शन, एक मिनट रुकिए, हाँ ड्राइव रिडक्शन जो है इसके माध्यम से व्याख्या की है। अब ड्राइव रिडक्शन क्या होता है, सब लोग एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि जो आपकी सहज प्रवृत्ति है, मान लीजिए जो हमारी बेसिक नेचर है, मूल प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है, या जो भूख है, प्यास है, ठंड है, या जो अलग अलग प्रकार की हमारी रुचि है जो ऑटोमेटिकली आते हैं, मतलब जबरदस्ती नहीं आती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो ये आप सोचते हैं तो घूमने जाना है, तब जाते हैं घूमने के लिए, गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। हालांकि लोग रूट उसमें भी जाते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अब भूख लगी है ना, तो अलग बात है कि आप समोसा खाएं कि मोमोज खाएं कि जो खाएं, लेकिन भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, है ना। मम्मी ने घर में टिंडा बनाया, वो भी तो खाएंगे ही ना, भूख लगी है तो। भूख तो वो जो है वो आपका ड्राइव रिडक्शन है। तो इसके माध्यम से व्यवहार और अधिगम की बात की है। कुछ हम तभी सीखते हैं जब हमारे व्यवहार में वो हमारी जैविक आवश्यकताओं के थ्रू आता है। तो सहज प्रवृत्ति का जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो हमारा वो रिडक्शन हो जाता है, जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है जो CL हल ने अपने व्यवहार और अधिगम में बताया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अवलोकन द्वारा सीखना किसके द्वारा सीखना होता है? यू नो, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इज लर्निंग बाय। अगर हम अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो ये किसके द्वारा सीखना है, सब लोग बताएंगे। तो यहां पर आप देखिए, अगर हम कुछ अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हम वॉच कर रहे हैं। अगर हम अवलोकन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब पर्यवेक्षण कर रहे हैं। हमारा C इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी हम, एवरीबडी हैज टू कमेंट प्लीज, सब लोग यहां पर रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। तो अगर हम अवलोकन द्वारा सीखने की बात कर रहे हैं तो सीखने की ये कौन सी विधि है जिसमें हम किसी सामने की चीजों को देखते हैं, सामने की चीजों को समझते हैं। कोई भी चीज जो हम अपनी भावनात्मक रूप से या अपने दृष्टिकोण से या अलग अलग चीजों से ऑब्जर्व करके चीजों को हम डील करते हैं, तो ये हमारा अवलोकन है। और ये अवलोकन जो है ये हम देख के ही, करके ही, अलग अलग टाइप के चीजों को बता के ही, मतलब सामने से उनको फील करके ही हम कर सकते हैं। इसलिए वो पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। हमारा C इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीबडी हैज टू कमेंट प्लीज। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करिए आपकी इसको ध्यान से पढ़ने का। मैं थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक, ध्यान से। हाँ अभी क्लियर है सबको? क्वेश्चन ध्यान से देखिए सब लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करिए। आपको कुछ यहां पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यहां पर आपको दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यह विधि नकल पर आधारित है। और दूसरा नंबर क्या कहता है कि शिक्षण के दौरान कोई भी भूमिका निभाने के माध्यम से विद्यार्थियों में रुचि पैदा होती है और इस कौशल का उपयोग कक्षा में शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा बिना किसी प्रारंभिक प्रशिक्षण की भूमिका के द्वारा निभाया जाता है। यह विधि कौन सी आपको बताना है, ठीक है। तो 2-3 बात यहां पर आपको बताया गया है। पहली बात कि यह विधि नकल पर आधारित, नकल मतलब देखकर करना, अनुकरण करना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि शिक्षण के दौरान भूमिका निभाने के माध्यम से रुचि पैदा होती है। कुछ आप देखते हैं तो उसको देख के आपको रुचि पैदा होती है। उसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा बिना किसी प्रारंभिक शिक्षा के प्रशिक्षण के कुछ भूमिका निभाकर काम की जाती है। तो ये सब जो है अपना, ये हमारा सतत अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। ये सब हमारा जो है सतत अनुकरण विधि के अंतर्गत, क्योंकि जब हम नकल करते हैं, यहीं से आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये आपको अनुकरण करने की बात बोल रहा है कि जब भी हम नकल करते हैं, जब भी हम अनुकरण करते हैं, तो एक्चुअल में हम कोई भी चीज अनुकरण तब करते हैं जब हमारे अंदर रुचि रहती है, और भूमिका जब हम निभाते हैं तो वहां से और हमारी रुचि बढ़ती है, और प्रारंभिक प्रशिक्षण में कुछ भूमिका निभाकर हम उस चीज को पूरा भी करते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा A इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। मौखिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए उचित है?
ऑरल जो टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट जो होता है, ये किसके लिए उपयुक्त है? क्या शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, छोटे बच्चे या विशेष बच्चे? दोस्तों देखिए, जब भी हम और आप मौखिक किसी का परीक्षण करते हैं, राइट, तो मौखिक परीक्षण करने का क्या मतलब होता है कि हम उनको बोल के, बात करके टेस्ट करेंगे। तो देखिए, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उनको लिख के या बात करके उनका आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अशिक्षित व्यक्ति है, अगर उस केस में हम बात करते हैं तो वो लिख तो नहीं पाएंगे, अशिक्षित व्यक्ति लिख तो नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को बोल के टेस्ट करवा लेंगे, है ना, ऐसे बच्चे को हम बोल के टेस्ट करवा लेंगे। और वहीं पर अगर मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए तो मौखिक और अच्छा होता है कि नहीं? छोटे बच्चों के लिए मौखिक और अच्छा होता है। तो हमारा यहां पर उस केस में हम छोटे बच्चे को हमको बोल के टेस्ट कराने की जरूरत है, मतलब वहां पर जो है। लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा, सबसे जो बेस्ट यहां पर होगा वो होगा अगर कोई इलिटरेट है, मान लीजिए, है ना, जो समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि अब यहां पर देखिए, छोटे बच्चों के लिए अवलोकन भी है, विशेष बच्चों के लिए भी अवलोकन भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, अनेक प्रकार की चीजें हैं जो उनको करा सकते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसको सिर्फ हम बोल के करा सकते हैं, जिनको सिर्फ हम बता के, क्योंकि वो अशिक्षित है। अब इसके अंदर वो कोई भी आ गया जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अगर हम उनको बताते हैं तो बोल के वो ज्यादा एफिशिएंट उनके लिए होता है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि ऑप्शन आपको कोई भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि शिक्षित को भी अगर बोल देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बच्चे को भी बोल देंगे तो दिक्कत थोड़ी ना है, विशेष बच्चे को भी बोलेंगे तो दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किसको है? आप समझ रहे हैं, घर में एक रोटी है, 3 लोग हैं, कौन खाएगा? जिसको ज्यादा भूख लगी है। किसी को थोड़ा सा कम भूख है, वो भी खा लेगा तो अच्छा ही होगा, वो भी खा लेगा तो ठीक ही है, लेकिन खिलाएंगे उसको जिसको ज्यादा भूख है। वही बात, इस चीज की भूख अशिक्षित को ज्यादा है। सीटेट में बस यही चीज ध्यान रखिए, है ना, भूख किसको ज्यादा है उसी को खिलाएंगे, बाकी को भी खिला सकते हैं, लेकिन उसको खिला देंगे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग इज एन, लर्निंग कैसा प्रोसेस है? एवरीबॉडी यस, सब लोग बताएंगे लर्निंग कैसा प्रोसेस है, अधिगम कैसा प्रोसेस है। अधिगम क्या, सॉरी, हाँ, अधिगम क्या एक समूह प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, स्थैतिक प्रक्रिया, सह संचालित प्रक्रिया है? एक ना कहावत है कि भुटनी मिर्चैया बड़ा तीत लागेला, तनी धीरे धीरे खाइया तो मीठ लागेला। मतलब पता है आपको? मतलब इसका है कि जो इस तरह के छोटे क्वेश्चन है ना, बुद्धि क्या है, अनुवांशिकता क्या है, एक आपको सीटेट में आया था जेंडर क्या है, ऐसे क्वेश्चन ना बड़ा तीता होता है। इसको अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे ना, ध्यान से नहीं बनाएंगे ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ा परेशान कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमको यहां पर ध्यान से पढ़ना होगा। 1 मिनट, हेलो, सिक्योरिटी को दे दीजिए। हाँ, नहीं, जी सॉरी। तो यहां पर जो है, यहां पर हमारा क्या हो गया कि ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, ये इसमें अब आपको ध्यान से देखिएगा, चारों सही लगेगा, चारों सही रहेगा। लेकिन लर्निंग एक व्यक्तिगत प्रोसेस है, व्यक्तिगत क्रिया है। क्यों? क्योंकि अधिगम आप बोलेंगे सर समूह में भी की जा सकती है, यस, स्थैतिक किसी जगह पे भी की जा सकती है, सह संचालित भी है, लेकिन सीखेगा कौन? आप खुद। एक बच्चा है, इसके लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इस बच्चे के लिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपके बच्चे की प्रक्रिया है, ओके, सीखने की प्रक्रिया है। तो निम्नलिखित में से यहां पर अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एक पार्टिकुलर इंसान इस चीज को सीखता है और यह व्यक्तिगत रूप से किसी के अंदर गुण जाते हैं। अब आप ग्रुप में सीखिए कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, कहीं पर सीखिए, आप यहां पर सीख रहे हैं, आप दुनिया में कहीं भी सीख रहे हैं, लेकिन सीख तो आप व्यक्तिगत रूप से ही रहे हैं ना। ये आपके अंदर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एवरीबॉडी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एवरीबॉडी। निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं,
तो निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति के पंचकारक मॉडल का हिस्सा नहीं है? सब लोग बताएंगे पंचकारक मॉडल का हिस्सा नहीं है, यह आपको पूछा जा रहा है। एवरीबडी हैज टू आंसर। देखिए पंचकारक मॉडल का हिस्सा क्या नहीं है, यह आपको पूछा जा रहा है। तो यहां पर हमारा जो है सामाजिक संपर्क इसका हिस्सा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको पंचकारक मॉडल बता दूं, पंचकारक मॉडल बता दूं। पंचकारक मॉडल का सबसे पहला आता है बहिर्मुखता। ध्यान से सुन लीजिए, व्यक्ति का जो पंचकारक मॉडल है, जो इंसान के पर्सनालिटी का बेसिक लक्षण के अंतर्गत आता है, उसके लिए सबसे पहले आता है बहिर्मुखता। दूसरा आता है सहमतता, मतलब हमारे अंदर जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है। दूसरा जो हमारे अंदर सहमतता है। उसके बाद है कर्तव्य निष्ठा, किसी काम को करने का जो हमारा कर्तव्य निष्ठा है। या उसके बाद आता है मनोविक्षुब्धता, मनोविक्षुब्धता। और इसके बाद आपका सबसे लास्ट में आता है अनुभव के लिए ग्रहणशीलता। मैं इधर लिख देता हूं 1 2 3 4 5, यहां पे भी नहीं, ये इधर लिख देता हूं 5 नंबर में अनुभव के लिए ग्रहणशीलता। मतलब आप समझ रहे हैं, बुद्धिमत्ता, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता, उसके बाद मनोविक्षुब्धता, उसके बाद अनुभव के लिए ग्रहणशीलता। ये आपका 5 कारक है ना। एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, उसके बाद कॉन्शियसनेस, न्यूट्रलिज्म एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये आपका 5 मॉडल है जिसके अंदर की सामाजिक संपर्क नहीं आता है। हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जो है वो टर्मन के द्वारा विकसित किया गया था। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिने ने जो परीक्षण बनाया था उसको बाद में टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना परीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने उसका नाम स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण रखा। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास इत्यादि के लिए यहां पर काम किए और इसके अंतर्गत ही उन्होंने कई चीजें देखी थी कि कैसे हम बुद्धि को, बुद्धि लब्धि जब हम निकालते हैं तो उसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के तर्क लगाए, बच्चों को कैसे समझेंगे, तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने काम किया। तो यहां पर किसका नाम आता है? टर्मन का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि एक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण किसके बाद दिया जाता है? एक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण किसके बाद दिया जाता है? मूल्यांकन, परियोजनाकार, उद्देश्य कथन या पुनरावृत्ति। देखिए एक पाठ योजना में जो प्रस्तुतिकरण है वो नॉर्मली जब भी हम कोई बात बताते हैं, जब भी हम कोई एम देते हैं, उस एम के बाद हम उस पाठ योजना को देते हैं। लेसन प्लान की हम बात करते हैं, राइट। लेसन प्लान की हम जब बात करते हैं, पाठ योजना की बात करते हैं, हमको एम पता होगा। एम जब हमको पता होगा उसके बाद हम लोग उसका लेसन प्लान देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हमको पता होगा कि हमको क्या करना है, वहां से हम उसके लेसन प्लान की तरफ बढ़ेंगे तो हम उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, या हम एक सही स्ट्रक्चर, सही ढांचा, सही ब्लूप्रिंट बना पाएंगे। तो जब भी हम बात करते हैं एम की, तो एम आता है हमारा उद्देश्य कथन। जब आपका उद्देश्य कथन पता होगा, राइट, जब आपका स्टेटमेंट ऑफ एम पता होगा, तब जाके आप एक बेहतर लेसन प्लान, पाठ योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग देखेंगे। एक उत्पाद के रूप में अधिगम का क्या अर्थ है? एज अ प्रोडक्ट लर्निंग का क्या मतलब है? राइट, एक प्रोडक्ट के रूप में, एक उत्पाद के रूप में अधिगम का क्या अर्थ है? वह चरण जिसके द्वारा मनुष्य नए तथ्यों को प्राप्त करता है और नई गतिविधियों का संचालन सीखता है, या वह चरण जिसमें मनुष्य में व्यवहार परिवर्तन, नए तत्व और नई गतिविधियां प्रशिक्षण के ज्ञान का कारण होता है, या विकल्प 1 और 2 दोनों, या यहां पर आपका इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि
ऐसे ही अगर आप आंसर कर देंगे तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एक उत्पाद के रूप में अधिगम का क्या अर्थ है। देखिए, अधिगम का अलग अलग अर्थ में मतलब अलग अलग मीनिंग होता है। उत्पाद मतलब यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जब एक अधिगम एक प्रोडक्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का व्यवहार है, जो मनुष्य का बिहेवियर है, या जो मनुष्य का परिवर्तन है और नए नए तथ्य हैं, नई नई गतिविधियां हैं, इन चीजों का संचालन करना सीखता है, इन चीजों को समझना सीखता है, तो यही एक प्रोडक्ट है। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो व्यवहार है, परिवर्तन है, नए तथ्य हैं, ये सब कुछ विकसित होता है, ये सब कुछ आगे बढ़ता है, और ये सब कुछ हमारे अंदर एक नया ट्रेनिंग देता है, नया प्रशिक्षण देता है। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाल संप्रत्यय परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक डैश है तथा आत्मकथा विधि व्यक्तित्व मापन की एक डैश है। तो आपको व्यक्तित्व मापन की विधि में आपको पूछ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट परीक्षण है ये प्रोजेक्टिव के अंतर्गत आता है, संप्रत्यय के अंदर ये जो है, और जो आत्मकथा विधि है वो नॉन प्रोजेक्टिव आता है, क्योंकि आत्मकथा आपके अपने बारे में है। लेकिन अगर आप किसी बाल बच्चे की कंसेप्ट की परीक्षण करते हैं तो ये आपका प्रोजेक्टिव में आता है, क्योंकि आप उसके नॉलेज को प्रोजेक्ट करते हैं। आत्मकथा में आपके अंदर की बात होती है। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, एक प्रोजेक्टिव है, एक नॉन प्रोजेक्टिव है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सब लोग देखेंगे अगला। कार्ल रोजर्स एक प्रभावशाली मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक डैश सिद्धांत विकसित किया जो मानव व्यक्तित्व के आकार देने के लिए जो है डैश प्रकृति को महत्व देने पे जोर देता है। सब लोग बताएंगे। देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं, कार्ल रोजर्स एक प्रभावशाली मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत पर दोस्तों पर्सनैलिटी का सिद्धांत विकसित किया था। कार्ल रोजर्स के बारे में आपको पता होगा, व्यक्तित्व का सिद्धांत विकसित किया था, और मानव व्यक्तित्व को आकार देने में उन्होंने आत्मबोधन की बात की थी। आत्मबोधन मतलब जो यहां पर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजिंग होता है, कि हमें अपना बोध है कि नहीं, हमें पता है कि नहीं। वी शुड नो व्हाट वी आर, वी शुड नो हाउ द थिंग्स इज। तो हमको उस बारे में पता होना चाहिए। ये बात जो व्यक्तित्व और आत्मबोधन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो वो एक प्रभावशाली मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, व्यक्तित्व सिद्धांत विकसित किया और आत्मबोधन प्रवृत्ति को महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, नॉर्मली स्टेट टेट में भी पूछे जाते हैं। ये चित्र का किससे संबंध है आपको, ये जो बताया गया है आपको, देखिए आपका ना जी फैक्टर और एस फैक्टर से संबंधित है। ये जी फैक्टर है और ये एस फैक्टर है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये जो जी फैक्टर है और जो एस फैक्टर है, ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। राइट, ये फोटो बना के आपको बताया जा रहा है। कभी कभी पूछा जाता है, स्टेट टेट में खास करके पूछ दिया जाता है, यूपी टेट में या रीट में ऐसे में पूछ दिया जाएगा, सी टेट में कम ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया इनकेस आ जाए तो। ये आपका जी फैक्टर एस फैक्टर है। तो ये आपका जो है ये दो फैक्टर थ्योरी है जिसके अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, ठीक है। यहां पर आपको बोला जाता है कि कोह का ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास टेस्ट, आकृति निर्माण, चित्र निर्माण और परीक्षण और तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ये किसके अंतर्गत है दोस्तों? ये सब जो टर्म है ना आपका, ब्लॉक टेस्ट, पास टेस्ट, आकृति निर्माण, चित्र निर्माण, तात्कालिक स्मृति, ये सब आपका भाटिया बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने भाटिया बुद्धि परीक्षण पढ़ा है तो ये आपका भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है, उसके अंतर्गत ये सब टेस्ट के बारे में बोला जाता है। ब्लॉक टेस्ट, पास टेस्ट, निर्माण क्या कहते हैं, आकृति निर्माण या तात्कालिक स्मृति, ये सब भाटिया परीक्षण के अंतर्गत आपको बोला जाता है। ठीक है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, सब लोग यहां पर देखेंगे। समरूपता, भिन्नता, वर्गीकरण, अनुक्रम और कोडिंग क्या है? ठीक है, देखिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के हमारे विचार होते हैं। ठीक है, समरूपता यानी कि सिमिलरिटी, भिन्नता, डिफरेंस, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, अनुक्रम सीक्वेंस में रखना और कोडिंग, ये सब जो आता है, ये सब करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए, अमूर्त विचार चाहिए। तो ये सब हमारा अमूर्त वैचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। कैसे कार्य के अंतर्गत आता है? अमूर्त वैचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। क्यों?
क्योंकि ऐसे चीजों में जहां पर हम वर्गीकरण करेंगे, भिन्नता करेंगे, इन सब चीजों के लिए हमें विजुअलाइजेशन चाहिए। तो मूर्त चीजों से, आकृतियों से या मौखिक कार्य से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। तो यहां पर क्या है कि आपको डैश का उपयोग करके दृष्टिबाधित व्यक्ति लिखित शब्दों की समीक्षा, अध्ययन कर सकते हैं या विराम चिन्ह, गद्यांश इत्यादि कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ये ब्रेल लिपि है। अगर ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं तो हम ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे को अलग अलग तौर तरीके से उनको हम चीजों को समझा सकते हैं, चीजों में हम उनको काम करवा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है ब्लाइंड बच्चे के हिसाब से करेक्ट आंसर है।